जब मैंने याद है कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा मेरे को व्हाट्सएप किया रात में, तो फिर मैंने पूछा क्या कोई दिक्कत है क्या? बिहार विधानसभा चुनाव में जहां विपक्ष धराशायी हुआ, बहुजन समाज पार्टी अपनी एक सीट को जीतने में कामयाब रही। वो सीट कई मायने में बसपा के लिए महत्वपूर्ण रही, सांकेतिक रूप से भी। और जिस तरह से वो जद्दोजहद हुई, मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और बिहार समेत कई राज्यों के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर। सर, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। जय भीम। सर, मैं बिहार के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। सतीश यादव पिंटू, उन्होंने अभी शपथ ली है और उनकी शपथ की वीडियो जो काफ़ी वायरल है। कैसे देखते हैं इस जीत को? देखिए, सतीश यादव पार्टी के एक वर्कर के रूप में काम किया और 2020 में उनके पिताजी आए थे टिकट लेने के लिए। तो वहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनको रिकमेंड किया कि सर इनको टिकट दिया जाए और ये अच्छा फाइट करेंगे, जीत भी सकते हैं। तो 2020 में उनके उनके पिताजी अंबिका यादव जी को टिकट दिया और अंबिका यादव जी चुनाव जीत भी गए थे, वेबसाइट पे भी आ गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिकाउंटिंग हुआ, रिकाउंटिंग में 143 वोट से उनको हरा दिया गया था। फिर उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन वहाँ पर। और फिर बाई इलेक्शन में उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा है जो सतीश यादव, जो पार्टी के लिए काम करता है रात-दिन और जो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलता है और ये इसको आप चुनाव लड़ाइए, इसको आप पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाइए। तो 100% ये आजीवन पार्टी में रह के मिशन मूवमेंट की सेवा करेगा, लोगों की सेवा करेगा। तो 2000 मेरी समझ से 24 के आसपास में उनको बाई इलेक्शन लड़ाया गया और काफ़ी अच्छे वोट पाए और 53-54 हज़ार से वोट 55,000 उनके पिताजी पाए थे, तो उसे बढ़ा करके वो 65,000 पे पहुँचे। लेकिन वो भी करीब 700-800 वोटों से कहीं न कहीं चुनाव लूज़ कर गए हम लोग। फिर दौर आया 2025 का। 25 में फिर सतीश ने ही अपनी इच्छा जताई चुनाव लड़ने के लिए। तो हम लोगों ने भी कहा कि भाई इसका तो अपना टिकट बनता भी है। पिछले 5 सालों से बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा मूवमेंट किया है इसने और कार्यकर्ता भी इनको चाहते हैं। तो फिर से हम लोगों ने बिना कोई शर्त उनको टिकट देने का काम किया और फिर वो बड़ी ताकत के साथ में कार्यकर्ता लगे, भूखे-प्यासे रह के कार्यकर्ता उनके साथ लगे रहे। ना कोई गाड़ी की कोई डिमांड करी किसी ने, ना खाने की डिमांड करी, ना चाय की डिमांड करी। जो जैसे था अपने आप से उनको उनके साथ लग गया और इवन सतीश बोल रहे थे कि जब गाँव में जाते थे वो, तो उनका तिलक होता था बाकायदा। औरतें, लोग उनका स्वागत करते थे गाँव में आने पर। उन्हें कोई ₹2000, कोई ₹500, कोई ₹1000, कोई ₹100, कोई ₹200, कोई ₹50 इवन उनको देने का काम कर रहे थे ताकि ये पैसे कमी नहीं आनी चाहिए। कि बहुजन समाज पार्टी का सिपाही है और ये जीत कर जाएगा तो दबे कुचले लोगों की आवाज़ को वहाँ पर विधानसभा में उठाने का काम करेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ और सतीश यादव बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद क्योंकि इस बार भी तमाम सामंतवादी एक हो गए थे। वो नहीं चाह रहे थे कि ये जो सीट है बीएसपी की झोली में जाए, लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं के संघर्ष। वही मेरा सवाल है कि उस रात का जो घटनाक्रम था, रात के 12, 1, 2 बज गए थे और बार-बार कई राउंड की गिनती हो रही थी, लेकिन रिकाउंटिंग पे रिकाउंटिंग हो रही थी। वो घटनाक्रम क्या था सर? देखिए, वो चुनाव जीत गए थे। 153 वोटर से चुनाव जीत गए थे। लेकिन वो रिकाउंटिंग रिकाउंटिंग के नाम पे उनको हराने का प्लान कर रहे थे कि ये हरा दिए जाएँ। तो उसके बाद फिर रिकाउंटिंग हुई। रिकाउंटिंग के बाद भी उनके वोट बढ़े थे तो शायद एक बार 61 वोट उनके एक्स्ट्रा निकले। फिर रिकाउंटिंग हुआ। फिर वो 30 वोट निकले लेकिन उनको सर्टिफ़िकेट नहीं दे रहे थे। सर्टिफ़िकेट रोके हुए थे, वो परानवे थे। तो उसके बाद फिर हमने बिहार में चुनाव आयोग से बात किया। तो बाकी और अधिकारियों से बात किया, फिर तमाम कार्यकर्ताओं से बोला गया, संघर्ष के लिए तैयार रहिए आप लोग। फिर कार्यकर्ता संघर्ष किए हैं और उसके बाद बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद हम सफल हुए और हम जीते वहाँ पर और इस क्रम में तमाम कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें भी आईं। कई कार्यकर्ताओं के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, सर फट गए, इवन पिंटू यादव की गाड़ी को तोड़ दिया गया। तमाम घटनाक्रम रहा, लंबा घटनाक्रम है वो। उसके बाद ही सफलता हाथ में मिली। 250 के आसपास नामज़द एफआईआर भी थी, तो पिंटू यादव जी ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उन्होंने कहा था कि वो सभी मामलों को देख रहे हैं। क्या स्थिति है अभी उनकी मुकदमों की? देखिए, उसमें 250 नामज़द 1000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुआ और उसके बाद पुलिस पूरी तरह से दमन करने के लिए उतारू हो गई। कंटीन्यूअस गाड़ियाँ, फ़ोर्स भेज करके पकड़ना शुरू कर दिया। इवन जो लोग काउंटिंग के अंदर थे,
उनके नाम भी एफआईआर कर दी गई, उनको लोग ढूँढ रही थी पुलिस वाले। भाई जो काउंटिंग के अंदर है, जो आपके कस्टडी में हैं जो लोग, वो कैसे कर सकते हैं आकर के बाहर दंगा बलवा? लेकिन उनको भी तंग किया जा रहा था, तो फिर माननीय कोर्ट में जाकर के पिंटू यादव जी ने स्टे लिया है, तो स्टे लेने के बाद जाके कार्रवाई रुकी है। जय भीम बोला उन्होंने शपथ में, यादव समुदाय से आते हैं और एक तबका मानता है कि जो यादव वोटर है, वो या तो बिहार में राजद का है या उत्तर प्रदेश में सपा का है। तो बीएसपी के एक यादव समुदाय से जीत के आए, जय भीम बोल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं और कब तक वो पार्टी में रहेंगे? क्योंकि ये चिंता हमेशा रहती है पार्टी के लोगों को। देखिए, पहली बात तो वो जय भीम यादव बोलने पे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जय भीम तो ताकत है। ये पूरे देश में पूरे बहुजनों की ताकत है। चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़े समाज का हो, चाहे अति पिछड़े समाज का हो। इन सभी की कोई ताकत है तो जय भीम ही ताकत होती है। तो उनको गर्व फ़ील हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे गर्व फ़ील हुआ कि मैंने जय भीम के साथ में उद्बोधन किया वहाँ पर। तो निश्चित तौर से जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज के जो मानने वाले लोग हैं, वो कहीं भी रहते हैं जय भीम से उद्बोधन करते हैं। तो उसके लिए तो मैं उनको स्वागत भी करता हूँ 100%। जो मुझे यकीन है कि पिंटू यादव जी कहीं भी किसी लालच में नहीं पड़ेंगे, वो पढ़ने वाले भी नहीं इंसान हैं और बहुत ही सज्जन और बहुत सीधे व्यक्ति हैं वो, और निश्चित तौर से लंबी पारी खेलेंगे वो। टीवी के कुछ चैनलों ने सर ये खबर बना दी थी कि इस्तीफा दे दिया है, पार्टी छोड़ दी है। वो लगातार चली, कई टीवी के हैंडल से निकल के आई वो खबर। देखिए, तमाम टीवी के हैंडल हों चाहे यूट्यूबर हों, इस तरह की बकवास करना उनके पास कुछ और है नहीं। उनको सिर्फ पार्टी के लोगों को डिमोरलाइज़ करना, पार्टी के नेताओं को डिमोरलाइज़ करना, उनका जो काम होता है उस पे कभी भी एप्रिशिएट नहीं करते हैं वो लोग। कि कितने संघर्षों के बाद कौन जीत मिलती है, कैसे संघर्षों के बाद मेहनत करते हैं, वो उनको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन बकवास करना, डिमोरलाइज़ करना और बहुजन समाज के लोगों को हानि पहुँचाना, ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर के अंदर बैठे क्रोकोडाइल बन के घूमते रहते हैं। वो ऐसे काम करते रहते हैं। आखिरी सवाल है सर, अनिल कुमार जी का जो इस्तीफा है उस पे क्या आपकी टिप्पणी है? देखिए, अनिल जी का अपना पर्सनल व्यक्तिगत मामला है और उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा भी है कि मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत कारणों से मैं समय देने में असमर्थ हूँ। और मुझे जब मैंने याद है कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा मेरे को व्हाट्सएप किया रात में, तो फिर मैंने पूछा क्या कोई दिक्कत है क्या? तो कहा कोई दिक्कत नहीं है, समय नहीं है। और हमने कहा कोई इश्यू है तो बैठ के बात कर लेते हैं, कोई अगर कहीं आपको कोई नाराज़गी है किसी पॉइंटों पे, किसी बिंदुओं पर, कहीं आपको लगता है कि कोई बात है, तो हमको कल बैठ के बात करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास अभी समय नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद फिर मेरी कोई बात नहीं हुई, फिर बात तो मेरी उनसे नेक्स्ट डे हुई है, जब उन्होंने ऑनलाइन अपना फ़ेसबुक से अपना रेज़िग्नेशन डाला, तो उस वक़्त मैंने उनको फ़ोन किया कि अनिल जी आप इस तरह मत करिए, ये ठीक नहीं है शोभा नेता की इस बार नाराज़गी इस तरह की नहीं होनी चाहिए। किसी भी मामले में जब हम सब आपस में बैठ के काम करते हैं तो नाराज़गी इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आप पहले इसको अपना डिलीट करिए और उसके बाद हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भई अब मेरा ये अंतिम फ़ैसला है। जब उनका अंतिम फ़ैसला है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। पर उन्होंने बसपा और बहन जी के प्रति जो है वो सम्मान और हमेशा जो है पार्टी के प्रति एक तरह से निष्ठा की बात हमेशा कर रहे हैं अभी भी। अच्छी बात है, देखिए वो मजबूत साथी हमारे रहे हैं और निष्ठा से काम उन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपना मतलब जो भी है साथ दिया है, तो निश्चित तौर से अच्छा अच्छे हमारे लिए माने जाएँगे वो। चुनाव के बाद आमतौर पे बड़ी गतिविधियां होती नहीं है राज्यों में, लेकिन आकाश जी की समीक्षा बैठक हुई थी, आकाश जी वहां गए, क्या निकल के आया उस समीक्षा बैठक में और क्या रिजल्ट रहा सर, कितना सेकंड थर्ड रहा ये बताइए। समीक्षा हुई और समीक्षा में कई सारी सीटों को लेकर समीक्षा की गई और कई सारे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ चुके थे वो भी आए हुए थे। तो समीक्षा से देखिए इतना बड़ा प्रदेश है, 243 सीटें जिसमें 185 सीटें बीएसपी लड़ी थी और उसमें एकदम से एक साथ में 3 से 4 घंटे में समीक्षा नहीं की जा सकती। समीक्षा का दौर लंबा होता है। एक विधानसभा के अंदर हम प्रत्याशियों को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कहाँ-कहाँ से कठिनाई आई, क्या दिक्कत आई, किसने-किसने किस कार्यकर्ता ने आपका साथ दिया, किसने धोखा दिया। तो वो इनपुट हम उनसे ले करके ही धीमे-धीमे उन कार्यकर्ताओं को हम कहीं न कहीं से हटाने का काम भी करते रहते हैं कि ताकि भाई इसमें इस बार धोखा दिया है, अगली बार धोखा देगा तो अच्छी बात नहीं होगी। तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर से आकाश जी के जाने से उस दिन बहुत अच्छा माहौल बना और कई और लोगों को भी नई ज़िम्मेदारी दी गई, जिसमें कई जो रविदास समाज के लोग थे, युवा थे, उन्हें ज़िम्मेदारी दी गई ताकि वहाँ पर जब कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं रविदास को अपना प्रतिशत चुना रही हैं या अन्य पार्टियां रविदास के ऊपर डोए डाल रही हैं और आज बीएसपी वहाँ मजबूत हो रही तो उसका एक बड़ा बेस है रविदास वोटर का। तो तमाम लोगों की डिमांड थी, तमाम बामसेब के लोगों की भी डिमांड थी कि साहब
रविदास लीडरशिप को डेवलप नहीं करेंगे तो ये रविदास जो आप जुड़ा है अभी हमारे साथ में, तो हो सकता है कहीं न कहीं से वो उसमें अंदर मतलब नाराज़गी आए। तो इसको लेकर माननीय बहन जी ने कई और भी युवाओं को और सीनियर लोगों को वहाँ पर स्टेट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट दी गई। रविदास समाज से आते हैं। माननीय बहन जी का साफ कहना था कि जो भई हमारा जो समाज है ये मेहनत भी करता है, झंडे भी उठाता है, डंडे भी खाता है, दरी भी बिछाता है, रात-दिन पार्टी मूवमेंट के लिए काम भी करता है, भूखे प्यासे भी रहता है। तो हमें अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। नई लीडरशिप भी खड़ी करने की ज़रूरत है, लोकल लीडरशिप खड़ी करने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल सर, सेशन चल रहा है, क्या मुद्दे हैं आप जिन पर इस बार अपनी बात रखने वाले हैं? देखिए, अभी तो आज तीसरा दिन था, तमाम मुद्दों को लेकर के अभी चल रहा, अभी एसआईआर के ऊपर भी चर्चा होनी है सरकार से, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात रखेंगे जो माननीय बहन जी के गाइडलाइंस में होंगी। और साथ ही जो पूरे देश के अंदर दलित बच्चों के साथ सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, आदिवासी बच्चों के साथ में जो उत्पीड़न की घटनाएँ देखी जा रही हैं, टीचरों के द्वारा उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कई घटना आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिली कि केंद्रीय विद्यालय के बच्चे ने सुसाइड किया था, जो प्रजापति समाज से था। ऐसे आपके राजस्थान की कई सारी घटनाएँ, डिडवाना की घटना है, कुछ आसमामन की घटना है, आपके अलवर की घटनाएँ हैं, ऐसे मध्य उत्तर प्रदेश की कई सारी घटनाएँ हैं। उन घटनाओं को लेकर मैंने सरकार को आज ही भेजा हुआ है कि हमें इस पे चर्चा करनी है। तो ऐसे तमाम और मुद्दे हैं दलित एट्रोसिटीज़ को लेकर के। कई बच्चों की पीएचडी जो कर रहे हैं उनको उनको मानदेय नहीं टाइम पे मिल रहा है। कई सारे स्कूल के बच्चों को पीएचडी जो कर रहे थे उनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, निकाल दिया। तमाम ऐसे बच्चों को है जो दलित एट्रोसिटीज़ को लेकर के हैं, एससी-एसटी के उत्थान को लेकर के हैं और उनके एजुकेशन को लेकर के हैं या उनके जॉब्स को लेकर के हैं, वो सारे मुद्दे उठाने का काम करेंगे। लखनऊ का भी मुद्दा एक निकल के आया, आपको संज्ञान में होगा। बसंत कुमार कनौजिया छात्र हैं, शोधार्थी हैं, पीएचडी कर चुके हैं वो। उनको एक तरह से निलंबित कर दिया है यूनिवर्सिटी से, वो धरने पे लखनऊ में बैठे हुए हैं। उस उनके बारे में भी बहुत जल्दी मैं सरकार के सामने क्वेश्चन करने जा रहा हूँ और 100% मैं स्पेशल मेंशन में उनकी बात को उठाने का काम करूँगा। मैं देख रहा हूँ करीब 1 डेढ़ साल से तमाम यूट्यूब चैनल्स या मीडिया वाले भी एक्टिव हो गए हैं। तो उनका ये मकसद होता है कहीं न कहीं से पार्टी की अंदर की बातें निकाल करके उसको सार्वजनिक करना और फिर पार्टी में जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर लोग काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाए ताकि उनके मनोबल को डाउन किया जाए, पार्टी को कमज़ोर किया जाए। 100% ऐसे लोग कहीं न कहीं से मुझे प्रतीत होता है या तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं या दूसरी पार्टियों से पैकेज ले करके पार्टी को डैमेज करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि काम करने वालों को मनोबल को डाउन किया जाए, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र किया जाए। तो ऐसे लोगों से मैं कहूँगा अपने लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से, पार्टी के लोगों से भी, कार्यकर्ताओं के लोगों से भी, ऐसे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैंने तो कई चैनलों को देखा है कि माननीय बहन जी का नाम लेके बोलते हैं। आज की डेट में जो भी बहुजन समाज के जो लोग हैं, इवन आप पार्लियामेंट में कोई भी नेता हो, पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी नेता माननीय बहन जी का नाम नहीं लेता। सभी लोग आदर से माननीय बहन जी बोलते हैं। इवन देश का कोई भी सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति भी बहन जी के नाम से ही संबोधित करता है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बात करते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं और बहन जी का नाम लेते हैं। खुल्लम-खुल्ला बहन जी भी नहीं लगाते हैं। ये भी नहीं कि बहन जी के नाम के पीछे जी लगा दें, वो भी लगाना नागवार गुज़रता है उनके लिए। तो कहीं न कहीं से ऐसे तमाम लोगों से हमारे बहुजन समाज के लोगों को बचना चाहिए। ये देखिए लॉलीपॉप देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, आपको फँसाने का काम करते हैं और आपको रिझाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है और विश्वास रखिए इस मूवमेंट और मिशन के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। 100% जितने भी सच्चे लोग हैं, वो इस मिशन मूवमेंट को आगे लेकर जाएँगे माननीय बहन जी के निर्देशन में। बहुत शुक्रिया, आप सुन रहे थे रामजी गौतम साहब को। और बिहार की जो जीत है बसपा की, भले ही वो आंकड़ों में आपको एक विधायक के रूप में दिखे, लेकिन जब आरजेडी वहां पर अपनी दाल नहीं गला पाई और जो महागठबंधन था वो कुछ इस तरह से काम कर रहा था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कभी मंच साझा करते नजर नहीं आए पूरे चुनाव के दौरान। ऐसे में बीएसपी द्वारा एक सीट पर जीत और करगहर की सीट पे दूसरे नंबर पे और कई सीटों पर तीसरे नंबर पर बसपा रही है। ये आश्वस्त करता है कि 27 में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं वहां बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ पहले के मुकाबले बड़ी तेजी से बढ़ेगा। 6 दिसंबर को लेके भी बहन जी ने तस्वीर साफ कर दी है और बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में भी और नोएडा में होने जा रहा है। बने रहिए और अपडेट आपके लाते रहेंगे। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।